Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 2371 7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार की तरह हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछ सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी लगाएं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। नमस्कार सोनू, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Key domestic share markets rise around 2.5% during the business week ended yesterday. Amid positive global cues and volatility, Sensex reclaims 58,500 level and the Nifty regains 17,500 mark. And the US stocks recover amid Amazon's positive earnings. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह के दौरान प्रमुख घरेलू शेयर बाजार लगभग 2.5% की तेजी में रहे। सकारात्मक वैश्विक संकेतों और उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सेंसेक्स फिर 58,500 के स्तर को पार कर गया और निफ्टी 17,500 के ऊपर हुआ बंद। और अमेजॉन के आमदनी से जुड़े सकारात्मक आंकड़े आने के बीच अमेरिकी शेयर बाजारों में फिर तेजी लौटी। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में कुल मिलाकर शेयर बाजारों का प्रदर्शन बहुत मजबूत रहा। आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट का शेयर बाजारों ने स्वागत किया। ये बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि और मूलभूत ढांचा विकास पर बल देने वाले इस बजट से निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिला। सरकार द्वारा विनिर्माण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित रखने और स्टार्टअप्स, आधुनिक मोबिलिटी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान पूरे बजट में दिखाई देने का भी सकारात्मक असर बाजार की धारणा पर पड़ा। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच भारी उतार चढ़ाव वाले कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 2.5% के उछाल में रहे। सेंसेक्स फिर 58,500 के स्तर को पार कर गया और निफ्टी भी 17,500 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। सप्ताह के दौरान बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स कुल 2.53% की तेजी से 1,445 अंक बढ़कर 58,645 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2.42% के उछाल से कुल 414 अंकों की बढ़त दर्ज करता हुआ 17,516 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक सप्ताह के दौरान 2.33% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.63% की तेजी दर्ज हुई। We have two callers online with us. First we go to Ghaziabad and say a big hello to Ashu Duggal. Ashu, we welcome you. Please ask your question. Thank you and hello all. Thanks. The question is, the current situation, would it be more sensible to invest in
ETF, exchange traded funds, or in blue chips or large caps. Also, I think so last week, US is expected to increase some interest rates, and a person holding ETF there may be likely a dip in the rates of exchange traded funds. So would it make sense to sell off and come out of it before March, because US is expected to raise the interest rates in March? So I just wanted to check on this part. And also, would it make sense to enter the metal or the steel market at the current rates in the current situation? Thank you. Well, Ashu, you've asked multiple questions, and I hope I'm able to cover everything in this short time. Yes, ETFs is a good option at any point of time. So are blue chips and large caps. But the current situation in the market, Ashu, all your questions lead me to the same advice, that the current situation in the market is extremely fragile. We see some of the international aspects which are driving the market, the interest rates, as you rightly said, the bond yields, the crude oil prices, the inflation, and above all, we have a looming geopolitical crisis between Russia and Ukraine. And, polarization has started happening. So there is a very, very realistic possibility of a war. And if that happens, I think market is going to very sharply react to that. So my advice to you in all of this, whatever you've asked, ETFs, blue chips, large caps, even metals, is just wait for a few days. Let this tension settle down, because the tension right now is escalating by the day. And if at one bullet or one tank is fired, it'll hit the market first before it hits anybody else. So my advice to you is, since you seem to be a very, very alert and aware investor, and you seem to be knowledgeable as well, so just wait for a while, let the market bottom out and react to this particular geopolitical crisis, and then enter in all of the things you mentioned: ETFs, blue chips, large caps, and metals. All of the choices are very good, but just wait for a while. You missed out steel. Oh yes, steel as well. and he asked, should he sell before March? Well, if you have profits, Ashu, very important. Thanks, Sonu, for reminding me. If you have profits, yes, please book the profits for now, and you'll bless me for that in the long term, because if the market corrects, you might end up fizzling away your profits, which none of us would want. So book your profits and re-enter at lower levels. अगले कॉलर है दिल्ली से गौतम। गौतम जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। थैंक यू। शरद जी, सो आईपीओज आते हैं, ठीक है, एंड आईपीओज में मतलब उनकी लिस्टिंग डेट में टाइम होता है जी। अभी रिसेंटली एक आईपीओ आया, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन न्यूज में काफी था, मतलब आर्टिकल्स और गूगल वगैरह पे, कि ये इसका जीएमपी प्राइस, इसका ग्रे मार्केट प्राइस इतना है और इतना हो गया। और ये जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया था बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है और सेबी का कंट्रोल होता है, क्या ग्रे मार्केट प्राइसेस इन सब चीजों पे सेबी का कोई कंट्रोल है या कोई रेगुलेशन है? बिकॉज जस्ट टू गिव यू, मैंने 3 लॉट रिक्वेस्ट किए और मेरे पास 1 लॉट की कंफर्मेशन आई, वाइल 4 times and 5 times आईपीओ गॉट सब्सक्राइब। तो ये ग्रे मार्केट प्राइस में जो ग्रे मार्केट से जो एक्चुअली नथिंग बट सोफिस्टिकेटेड वर्ड फॉर अ ब्लैक मार्केट, सो is it regulated in some way or is going to be regulated in some way? Please let us know. Thank you. गौतम, ये जो कलर है ना ग्रे, ये व्हाइट और ब्लैक को मिल के बनता है, ठीक है? तो ये कलर खुद ब खुद आपके सवाल का जवाब दे देता है। देखिए, ये कोई ऑफिशियल मार्केट तो होती नहीं है, ये ट्रेडर्स और पंटर्स आपस में एक प्राइस तय करके और ट्रेडिंग करते रहते हैं, अनऑफिशियल होती है। इस पे किसी का रेगुलेशन नहीं होता, इसमें कोई सेबी, बल्कि सेबी तो ग्रे मार्केट के खिलाफ है, बहुत डिस्करेज करता है। फिर भी जो मार्केट के प्लेयर्स हैं वो आपस में कुछ लेन देन करते रहते हैं अपने पर्सनल लेवल पे। बिल्कुल ग्रे मार्केट का आप उसका मुंह मत देखा करिए, मेरी आपको सलाह ये है, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, इस पे सेबी का कोई कंट्रोल नहीं है। सेबी ने बहुत बार ब्रोकर्स को, ट्रेडर्स को, प्लेयर्स को कोशिश करी है रोकने की, पर जो चीज नॉलेज में नहीं आती है, जो चुपचाप 2 लोगों के बीच में बातचीत हो जाती है, उस पर बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप ग्रे मार्केट से दूर रहें, ये वाकई ही रिस्की है। आपका डाउट बिल्कुल ठीक है गौतम। From Delhi, we are joined in by Ashok Kumar. Ashok, we welcome you. धन्यवाद जी। जी, सवाल पूछें। अच्छा, ऐसे ये 3 प्लेयर्स हैं इसमें आपका मोबाइल फोन में है जी। तो इनमें से मेरा एक के पास नंबर है
है, मैंने ले रखा है जी, परंतु उसमें एक इस बार मैं चार्ज कराना भूल गया था, या मतलब मैं एज आदमी हूँ 75 प्लस का जी, तो ना ठीक टाइम पर नहीं कराया, जी, तो 99 रुपीज का चार्ज कराता हूँ, परंतु और ना मेरा टोटल बैलेंस उसमें 350 रुपए के करीब था। हाँ जी, है, जब चार्ज नहीं कराया, दूसरे दिन चार्ज कराया तो वो सारा अमाउंट उन्होंने ओमिट कर दिया जी, मैं वहाँ उनके कस्टमर केयर सेंटर में भी गया, वो कहते हैं जी हम तो ऐसे ओमिट ही कर देते हैं। मैंने कहा भाई तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मेरे को ये तो बता देते कम से कम, जब तुम ये मैसेज भेजते हो कि भाई जी। आपका रिचार्ज टाइम खत्म हो रहा है, आप जी, अशोक जी। ये भी तो कह सकते हो कि भाई आपके ये पैसे सारे खत्म कर दिए जाएंगे अगर अब नहीं होएगा तो। क्या कहेंगे आप शरद जी? अशोक जी, हमें खेद है आपका नुकसान हुआ इस वजह से, जिस वजह से उन्होंने अमाउंट अब्सॉर्ब कर लिया। देखिए कई दफे जो एक्सपायरी डेट होती है रिचार्ज की, अगर उस पर नहीं कराते हैं तो कुछ पेनल्टी वगैरह लगाते हैं, पर मैं आपको सलाह दूंगा आप जो कंपनी में सीधा फोन करें, जो भी मोबाइल फोन ऑपरेटर है वहां पर सीधा फोन करें, बजाय इसके कि आप किसी काउंटर पे जाके जहां रिचार्ज कराते, कोई दुकान है या कोई और शॉप है, शोरूम है, आप सीधा वहां फोन करें और अपनी इस ग्रेवियंस को लें। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर वाकई में किसी से गलती हुई है तो वो आपको आपके अकाउंट में पैसा, आपके मोबाइल में पैसा वापस डाल देंगे। और आइंदा से मेरी तो आपको सलाह यह है कि इसकी नौबत ना आए, आप समय से उसको रिचार्ज कराएं। और अब चलते हैं कोलकाता, जहां से हमारे रेगुलर कॉलर अतानु शाह हमारे साथ है। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। Yes. Good evening to everybody. Good evening to Kohli ji and good evening to everybody. Good evening. Tanusha from Kolkata. My first question is, what is educational fund of MCA, Corporate Affairs, and how we retrieve our unclaimed share? Sir, it is today auspicious day for every religion and human. In this regard, I wish to read a poem. Today, I purchased a doll. A lady. She is not a lady of Diana. She is always blowing my guitar. Her body or more clad with diamond. She likes to eat khichuri. She is our God. Binapali Sri Saraswati Devi Namastute. Thank you. थैंक यू सो मच अतानु जी फॉर द लवली पोएम। वाकई आपको सरस्वती पूजा की आज हार्दिक शुभकामनाएं, बसंत पंचमी, इंडीड अ वेरी ऑस्पिशियस डे। एजुकेशन फंड का राजेश, she was asking, I could hear the I think he was talking about escrow fund. Because have you I couldn't be sure whether he's invested in an education fund. No, he simply wants to know about it. एजुकेशन फंड, अब कौन से एजुकेशन फंड का बात कर रहे हैं? एजुकेशन फंड आपका कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो एज सच कोई एजुकेशन फंड नहीं बना हुआ है, ना ही कोई ऐसा ईटीएफ है। तो अतानु जी, आपकी पोएम बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी आपकी शुभकामनाएं, पर मैं आपको सलाह दूंगा आप अगली दफे या सोमवार को फिर से पूछेगा, क्योंकि आपका एजुकेशन फंड वाला बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया। Prakash joins us now from Delhi. Prakash, we welcome you. नमस्कार जी, मार्केट टीम को नमस्कार, कोहली जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जी। मेरी वाइफ की रिटर्न प्रोसेस हो गई थी 6 जनवरी को जी, और कहा था कि 15 दिन के अंदर आपको रिफंड आ जाएगा जी। तो थोड़े दिनों बाद फिर एक मेल आई कि रिफंड रिचार्ज आपको रीइश्यू के लिए करना है, वो मैंने मेल बाद में देखी जी। इन द मीन टाइम मेरे को एक और मेल आ गई आपकी 1 महीने बाद कि आपकी रिफंड प्रोसेस हो गई है, आपको रिफंड मतलब 2 बार प्रोसेस हो गई है और फिर अभी तक रिफंड तो आया नहीं, कह रहे 15 दिन के अंदर आपका रिफंड आ जाएगा। तो किस वजह से ये लेट हो रही है सर? प्रकाश जी, देखिए कई दफे हो जाता है, कई दफे क्या होता है कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत नहीं होती या प्रोसेसिंग में, क्योंकि सॉफ्टवेयर ड्रिवन सारा का सारी प्रणाली है, कई दफे कहीं कोई तकनीकी खराबी भी या तकनीकी डिले हो जाती है। मैं आपको सलाह दूंगा, आपने रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट अगर नहीं डाली है, तो आपने हालांकि कहा कि बीच में मेल आया था, आप उसको डालिए। अगर वो भी नहीं होता है तो आप अपने पोर्टल पे जाएं, ई निवारण करके ऑप्शन आएगा, जब आप पोर्टल पे लॉग इन करेंगे वहां पर ई निवारण ऑप्शन आएगा, उसमें आप अपनी इस ग्रीवेंस को डालें और बहुत जल्दी अब सुनवाई होती है। प्रकाश जी, हमें बताइएगा जब आपको मिल जाए, हमें बहुत खुशी होगी और बहुत जल्द आ जाएगा, चिंता नहीं करिए, कुछ दिन की बात है। आप ये जो मैंने बताया उसको करिए। दिल्ली से सतीश चंद है हमारे अगले कॉलर। सतीश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछे। हाँ जी, कोहली जी, गुड इवनिंग सर, एंड टू ऑल द गुड इवनिंग।
Sir, my question is this regarding last time I asked about Investor Education Fund. My shares have gone to Investor Education Fund of L&T. Now I visited the registrar and they said that some form number 5 is there. Yeah. And you have to fill it up and it will take 3 months minimum to get back your shares. That is number 1. Yeah. Number 2 is, Kohli sir, ki whenever I send shares for DMAT, 90% of them are rejected by the registry people, signature mismatch, this match. I cannot understand. My signature is the same. Bank is authenticating it. Everything they are doing and still they are rejecting it. It has become a big headache for investors. How to solve this problem, sir? Satish ji, very, very sorry to know about the inconvenience you are facing. See, with regard to your first problem of investor fund, I would suggest, since you are based out of Delhi, you should visit on the Parliament Street, right across the road where we are sitting right now. This investor fund office is there on the Parliament Street, very prominently located. You will be able to easily find it. It's on the internet also. So I would suggest you go there and submit the form. They will be able to speed up the process. As regards your DMAT problem, I am very surprised that you are facing problem because of signature mismatch or whatever. But I would suggest that, you approach the registrar directly, you approach the DMAT authorities directly, whether it is NSDL or whosoever is your DMAT authority. Tell them about your problem because you are a very senior person and I'm sure they'll be able to resolve. What I will do is, what normally is done in such a situation is that you have to give an affidavit or verify or get your signatures notarized. Once you do that, I think they will overcome the mismatch problem and they should be able to help you. And I hope, wish and pray that your problem is resolved very quickly. We welcome Bharat Bhushan from Delhi to Market Mantrana. Bharat, please go ahead and ask your question. जी सर, सभी को नमस्कार. नमस्कार. सर, मेरा सरल से प्रश्न ये है सर कि जैसे हमारे देश में जो ITI के तर्ज पे ना सर एक ऐसी इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जिसमें कि मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और बागवानी के संबंधित चीजों को राज्य स्तर पे या फिर एक जिला स्तर पे एक ऐसे विश्वविद्यालय होने चाहिए जो कि उन्हीं क्षेत्र के बच्चों जो मतलब विद्यार्थी हैं उनको जिसमें रुचि है वो जाएं. और सर एक चीज और पूछनी थी, बस जो बजट में प्रावधान होता है सेवा क्षेत्र के लिए, मेडिकल सेहत के स्वास्थ्य मंत्रालय का, ये बजट कैसे निर्धारित होता है कि रक्षा मंत्रालय को इतना बजट दिया जाएगा और स्वास्थ्य मंत्रालय को इतना दिया जाएगा, शिक्षा मंत्रालय को इतना दिया जाएगा, ये कैसे निर्धारित करते हैं? धन्यवाद सर. चलिए भारत भूषण जी, आपका पहला वाला हिस्सा तो वो सलाह दी है आपने, सवाल तो नहीं पूछा है. बहुत अच्छी सलाह है मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन और बाकी के लिए. पर आप अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे या आपको कभी मौका मिले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के PR डिपार्टमेंट में मिलने का, तो वहां पर पहले से ही ये ट्रेनिंग के लिए डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं. आप देखेंगे, हालांकि ये बात आपकी ठीक है कि उसको जमीनी तौर पर बाहर भी ले जाना चाहिए. बहुत अच्छी सलाह है. दूसरा, आपने कहा बजट एलोकेशन कैसी होती है, तो बजट से पहले भारत भूषण जी प्रक्रिया बहुत लंबी है, मैं संक्षेप में बता देता हूं. बजट से पहले वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों से उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मंगाई जाती हैं. बल्कि कई दफे तो बहुत सारी मार्केट एसोसिएशन से उनसे भी सलाह ली जाती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन से सलाह ली जाती है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से सलाह ली जाती है. तो सब जगह से जब रिक्वायरमेंट मंत्रालयों से आ जाती है, उसके आधार पर जितना भी साल का बजट होता है वो पहले डिसाइड कर लिया जाता है. उसके अनुसार एलोकेशन फिस्कल डेफिसिट के टारगेट सेट कर लिए जाते हैं और पूरा रेवेन्यू का असेसमेंट कर लिया जाता है. उसके अनुसार सारे के सारे एलोकेशंस होते हैं. तो आपका बात का मैं संक्षिप्त में जवाब दूं तो मंत्रालय, जैसे डिफेंस की आपने बात करी, स्वयं इस बात को वित्त मंत्रालय के भेजता है कि हमें इस वर्ष इतने पैसे की, ये हमें हथियार खरीदने हैं, ये हमें सेना के लिए चाहिए, ये हमें एयरफोर्स के लिए चाहिए. स्वयं उसका बजट बना के वित्त मंत्रालय को भेजता है, जिसके आधार पर ये एलोकेशन करी जाती है. जी. और अब सतीश है हमारे साथ दिल्ली से. सतीश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए. शरद जी, अभी तो बजट के अंदर ये कहा गया कि भारत की जो डिजिटल करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होगी. तो आप ये खुलासा करके बताएंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और दूसरा ये कब तक आ पाएगी भारत की डिजिटल करेंसी? और शरद जी, मेरा एक सवाल और भी है. जैसे आप एक इकोनॉमिस्ट है और एक सोशल मीडिया से भी जुड़े रहते हैं, न्यूज चैनल से भी, तो क्या कभी आप अपने क्षेत्र के MLA या काउंसलर से पूछते हैं कि भाई जो आपको जो फंड मिला है वो आपने कहाँ उसको स्पेंड करा, कैसे करा, कि आप इसकी भी जानकारी उनसे लेते हैं? क्योंकि चलिए सतीश जी, पहले मैं आपके पहले वाला सवाल आपका बहुत बढ़िया है, दूसरा भी बुरा नहीं है, पर पहले वाला ज्यादा बढ़िया है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सतीश जी बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं. या आपको मोटी भाषा में अगर समझाऊं तो इसको एक डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन लेजर कहते हैं.
इसका अर्थ यह है, जो आपने डिजिटल करेंसी के संबंध में आसानी से समझ पाएंगे, मान लीजिए मैंने 100 का नोट आपको दिया, आपने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने आगे दिया, तो उस 100 के नोट की यात्रा क्या रही, हम उस 100 के नोट को देख के नहीं बता सकते। जबकि डिजिटल करेंसी में हम पूरी तरह से ये ट्रेल लगा पाएंगे कि ये 100 का नोट कहां से चला और कहां तक किस किस के हाथ में गया और कहां पहुंचा। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन लेजर भी कहते हैं। कब तक आ पाएगी? आपने अगर बजट का भाषण वित्त मंत्री महोदया का सुना हो तो अगले वर्ष इसको आरबीआई टेस्ट बेसिस पे लॉन्च कर देगा लिमिटेड वे में, और धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा। जहां तक बात एमएलए की और मेरी सवाल करने के, मैं एक अर्थशास्त्री हूं, मैं ठीक है कि मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, अभी आकाशवाणी से आपके पास बोल रहा हूं, कुछ न्यूज चैनल से जुड़ा हुआ हूं, पर मुझे जरूरत नहीं महसूस होती कि मैं उस एमएलए साहब से जाके सवाल करूं कि भाई आपने फंड्स कहां इस्तेमाल किए। हाँ, अगर कभी ऐसा मुझे लगा कि कहीं पर कुछ कमी दिख रही है तो मैं आपको साथ लेके चलूंगा और उनसे ये सवाल करूंगा। सतीश जी, बिल्कुल आप मेरे हमेशा साथ रहेंगे जब भी मैं कभी पूछने का मौका आएगा। Sharad, we have printed currency which is in a limited form available in the market. What happens to this blockchain currency or the new currency that's going to come in? It's going to be unlimited, floating around everywhere? No. The total quantum of currency, Rajesh, will be still limited, because if cash to GDP ratio goes too high, it's not very healthy for the economy. And too much of cash floating in the economy is anyway, from an economic point of view, not healthy. So the total quantum of currency will still be very, very controlled. Within the GDP? Yeah, within the control limit set by RBI. I mean, it is simply change from paper to digital. No other change with regard to the basic policies of currency. And it's an option available. It will be an option. Don't worry. There is no demonetization happening. Both the currencies will remain. In fact, the Revenue Secretary yesterday said that you can go and change your digital currency to cash if somebody is very fond of touching and feeling cash, because that feel would be missing. You know, वो जो खुशबू 2000 नोट की मीठी मीठी आती है और जो गिनने के मजा आता है, तो वो अगर किसी को चाहिए तो आप जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं। Joining us from Delhi is Romil. We welcome you, Romil. Yeah, hi. My good evening to the whole team. Good evening. I would like to ask a question, and before that, I would like to appreciate the whole team of Market Mantra for a commendable and credible knowledge. Thank you so much. Me being a very new investor into the market for past 1.5 years, I have gained a lot of knowledge heading to this section. My question would be, how would you explain the option trading, which is call and put? Yeah. How to analyze the option trading? This is number one. And another, since there are a lot of geopolitical tensions which are there internationally and might happen in near future as well, which will be the best of the industries to put your money in? Okay, Romil, first of all, welcome to the world of stock markets for the last 1.5 years, though. Option trading, Romil, it's a very elaborated topic, and I only have limited time to. There are call options and there are put options. Call option is when you are anticipating a rise in the price. Put option is when you are anticipating a sell in the price. It represents the price. It's a premium which particular price commands. So you set a strike price, you buy a call or you buy a put, depending upon how you are expecting the market or that stock to move. And the premium on this call and put keeps fluctuating by the minute sometimes. If you observe, especially if we talk of Bank Nifty, you will find it's the most volatile call and put option, premiums that you can ever see. By the time you blink your eye, you will find that the premiums have moved up and down. So that, I think, to enable me to explain you in detail, it will take several episodes. So please keep calling back again and again. I'll continue from where I left today. Let me answer the second part. Geopolitical tensions are there. I think the sectors which I feel, in case there is a war, God forbid, I would love to be wrong here. I don't want to predict a war. And I pray that my prediction turns out to be wrong. But if that happens, defense, pharmaceuticals and FMCG. These are the three sectors which I have highlighted in case of a geopolitical stress coming on the globe. I think these three sectors may remain untouched. और अब दिल्ली से धर्मवीर हैं हमारे अगले कॉलर। धर्मवीर जी, स्वागत है, सवाल पूछें। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की आकाशवाणी और मार्केट मंत्रा टीम को बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। ज्ञान की देवी है और आप लोग इतना अच्छा ज्ञान सरस जी देते हैं, उनको और उन्नति दे। जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं? सरस जी, मेरा ये सवाल है कि हमारे एक मित्र हैं जो
दिव्यांग हैं उनके लिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ और सामाजिक सवाल साथ में जोड़ना चाहता हूँ। जी। बहुत से लोग जो हैं जो एफडी वगैरह कराते हैं जी बैंकों में, तो उन लोगों को अगर शेयर मार्केट से जुड़ना हो और सेम एफडी जैसा रिस्क, एफडी में तो रिस्क नहीं होता, ऐसी चीज कोई उनके लिए होनी चाहिए जो यहाँ भी जुड़े और इसमें अपना जो योगदान दे सकें। और आपसे आप क्या राय? धर्मवीर जी, पहली बात तो बसंत पंचमी की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सीधा सीधा तरीका है, अगर आप एफडी कराते हैं और शेयर मार्केट से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे धर्मवीर जी म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि आपको मौका देते हैं बहुत सेफ तरीके से मार्केट को एक्सप्लोर करने का। आप में बहुत सारे हाइब्रिड फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड्स होते हैं, मल्टी कैप, मिड कैप, बहुत सारे फंड्स हैं, उसको गिनवाएं। और संडे को धर्मवीर जी एक डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें एक्सपर्ट्स आते हैं, कल ही बल्कि होगा। आप उसमें कॉल करें और आप शुरुआत करें, छोटे अमाउंट से शुरुआत करें और म्यूचुअल फंड में जरूर आप कदम रखें, आपको एफडी से बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा। Gurunath from Thane and Shankar from Bhopal, stay with us as we tell you that the majority of the key US stocks gained yesterday. The Nasdaq recovered much of the ground it lost in the previous session. However, the Dow Jones index settled marginally lower. Amazon's positive earnings capped a week of mixed big tech numbers. Amazon.com Inc. jumped after reporting robust earnings in the holiday quarter. Results from mega cap growth stocks have dictated market moves this week as investors seek out tangible data to support sky-high valuations. The S&P 500 rose 0.5% and the Nasdaq Composite Index advanced 1.6%. Facebook owner Meta Platform Inc.'s historic plunge after disappointing results shook markets on Thursday, sending the Nasdaq nearly 4% lower. और अब गुरुनाथ जी हैं थाने से। गुरुनाथ जी सवाल पूछें। जी मैम नमस्कार। नमस्कार। कोहली साहब को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जो पिछले साल जो आर्थिक बजट हुआ था 21-22 का सर जी, तो उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एक बैड बैंक बनाने की जो घोषणा की थी। जी जी जी। तो सर ये क्या मतलब, ये जो बैड लोन होते या अपना बैंकों का जो एनपीए उसको कंट्रोल करने के लिए या उसे खत्म करने के लिए एक्चुअली ये कार्य क्या कर रही है? अगर स्थापन होती है तो एक्चुअली ये कार्य क्या करेगी सर? जी जी। देखिए गुरुनाथ जी, बैड बैंक का असल में नाम, बैड बैंक तो एक स्लैंग नेम है, असल में नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, NARCL लिमिटेड आगे होगा। तो इसका काम है, जितने भी बैंक 82,000 करोड़ की एलोकेशन करी गई है और आप अपने जो एनपीएज हैं बैंकों के वो इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बैंक स्पेशलाइज करेगा रिकवरी में, क्योंकि नॉर्मल बैंक का बहुत सारा समय चला जाता है उसको रिकवर करने में। ये बैंक की स्पेशलिटी होगी कि स्टिकी लोन्स को, बैड लोन्स को रिकवर करने में, जिससे कि एक स्पेशलाइज्ड विंग बन जाए, जब बाकी बैंक अपने पवित्र होकर, शुद्ध होकर अपना एनपीएस देकर और नॉर्मल कामकाज करते रहे, अपने बिजनेस को बढ़ाएं। शंकर है भोपाल से हमारे साथ। ये एग्जैक्टली 1 मिनट। शंकर जी जल्दी से अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग। आज ज्ञान की पूजा होती है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ इनोवेशन के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, कैसी ऐसी कंपनी को कैसे प्रमोट कर रही है जो इनोवेशन करती है, और हाउ डू एज एन इन्वेस्टर आई फाइंड आउट अ कंपनी विच इज वेरी इनोवेटिव एंड विल रिवार्ड दिस बेस्ट इन द फ्यूचर। थैंक यू। शंकर जी, बहुत सारी स्कीम्स हैं, क्योंकि समय कम है, बहुत सारी स्कीम्स हैं इनोवेशन की भारत सरकार की। स्टार्टअप इंडिया है जिसमें भारत सरकार हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रही है, जो नए स्टार्टअप्स हैं जो इनोवेशन में आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप्स पे स्टार्टअप फंड्स हैं, फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है। अब स्कीम्स का अभी थोड़ा समय कम है, जिक्र करें तो बहुत सारा है। बाकी जहां तक इनोवेटिव कंपनी छांटने की बात है तो आप सेक्टर में जाए, जो कंपनी टेक्नोलॉजी में और R&D में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है उसका भविष्य इनोवेशन में मुझे औरों के मुकाबले ज्यादा ब्राइट दिखता है। तो आप अब यहां पर कंपनी का हम नाम तो नहीं लेते हैं, पर आप सेक्टर वाइज उसको छांट सकते हैं। रिंकी बलरामपुर से हमारे साथ है। रिंकी माफ कीजिएगा, समय नहीं है, हम आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे। आप हमें अगले सैटरडे या मंडे को फोन कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का इतने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और सबसे ज्यादा आपका शरद जी, आपने इतने अच्छी तरह सबके जवाब दिए। थैंक यू शरद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close the headlines once again, key domestic share markets rise around 2.5% during the business week ended yesterday. Amid positive global cues and volatility, Sensex reclaims 58,500 level and the Nifty regains 17,500 mark. And the US stocks recover amid Amazon's positive earnings. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Market Mantra.